सर स्टार्ट कर दो सर। सर स्टार्ट तो कर दो सर। आप मेरे वाले में भी आवाज़ नहीं आ रही है। क्लास में वो अनम्यूट माइक किया है सर। और यहाँ से गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मुझे कंफर्म कर दो बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? चलो, आई होप कि मेरी आवाज सबको आ रही होगी और काफी बच्चों ने मुझे रिस्पांस दे दिया कि नहीं सर आवाज आ रही है। तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम लक्ष्मीकांत पाठक एंड I want to welcome all of the learners on India's largest e-learning platform, that is Engineers Career Group. So, little about me, something अपने बारे में थोड़ा सा मैं बच्चे बता देता हूँ कि I have more than 8 years teaching experience in the field of GATE, IES, SSC, JEE. Personally, right now I am pursuing PhD from National Institute of Electronics and Information Technology, and completed MTech from IIT कानपुर। आप यहाँ से देख रहे हैं। गेट बहुत बार मैं क्वालिफाई किया हूँ बच्चों, है ना। और साथ में हमारा और भी सारे बहुत सारे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हूँ। इंजीनियरिंग सर्विसेज IES में एंड छोड़ो उन सारी बातों को, और हम लोग चलते हैं कुछ थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दूं। इस समय हमारे पास प्रीमियम लाइव क्लासेस के ऑप्शंस आपके लिए मेरी आवाज तो सबको क्लियर है ना? मेरी आवाज एक बार कंफर्म कर देना सभी लोग कि क्या मेरी आवाज आ रही है तो सबको। बच्चों मेरी आवाज के ऊपर सबको आ रही है? है ना। तो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने उसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे आपको सबसे स्ट्रक्चर कोर्सेज आपके अवेलेबल होते हैं। 100% सिलेबस कवर होता है, रियल टाइम डाउट क्लियरेंस होता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, लाइव टाइम रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, डिजिटल स्टडी मिलेगा। ठीक है। हेलो स्वरण जी एंड ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें भी को भी आप देख सकते हैं, है ना। एंड देन आपको सब्सक्रिप्शंस प्लान ये मिलता है बच्चों। हाउ टू इनरोल, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, है ना। तो हम लोग आज जो लास्ट मंडे को हमारा एक पेपर हुआ है ना। ESPCL का पेपर आप सबको पता ही है कि हुआ है। उसी पेपर को हम सब्जेक्ट वाइज, हम यहाँ पे बच्चे सब्जेक्ट वाइज, है ना, हम सब्जेक्ट वाइज इसको लेकर के आए हुए हैं, अलग अलग किए हुए हैं, है ना। तो पूरा का पूरा हमारा PPSC का एग्जाम हुआ है, PPSC का, और हम सब्जेक्ट वाइज इसमें एनालिसिस करके रखे हुए किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास पहला क्वेश्चन जो पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द रिपल काउंटर। बच्चे रिपल काउंटर के लिए उसमें पूछा है कि रिपल काउंटर के लिए इसमें से कौन करेक्ट है। तो इट कंसिस्ट, आपको क्वेश्चन पूछा है द आउटपुट, क्यू स्टैंड फॉर आउटपुट ऑफ ईच स्टेज फीड ऑफ द क्लॉक इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, पहला क्वेश्चन ये है। और इट कंसिस्ट ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ऐसा नहीं है कि हमारे रिपल काउंटर सिर्फ जेके फ्लिप फ्लॉप से ही बनते हैं, किसी भी फ्लिप फ्लॉप से। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए डाला होता, ओनली वर्ड यूज कर दिया होता तो सिर्फ हम ए आंसर को कहते सही, लेकिन यहाँ पे जे कंसिस्ट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप अगर कह दिया है तो बच्चे हमारा बी भी आंसर सही कंज्यूम किया जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, बोथ ए एंड बी हमारा आंसर सही हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी रिपल काउंटर होते हैं उसके आउटपुट को है ना क्लॉक की तरह बिहेव किया जाता है। जो भी यहाँ से आउटपुट हमें मिलता है नेक्स्ट का क्या बनता है, क्लॉक पल्स बनता है, एक क्लॉक पल्स, एक क्लॉक पल्स बनता है ना, इस तरह से। अच्छा, ये हमारे टी फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप से भी बन सकते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप से भी बन सकता है, आप किसी से भी बना सकते हो, लेकिन है ना। तो हमारा ये दोनों में से ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है, बोथ ए एंड बी, है ना, ये क्वेश्चन हमारा सही। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीएसी हैज द रिजोल्यूशन ऑफ approximately 0.4% of its full scale range, है ना। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन आप देखते होंगे कि डीएसी हमारा होता है बच्चे, और कोई भी डीएसी को कराने के लिए हमारे पास दो तरह के कन्वर्जन हम लोग स्टडी करते हैं। वन इज द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड सेकेंड इज द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, है ना। पहले हम लोग बेसिक को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, है ना। और इसमें जो हमारे पास डीएसी है, हमारा यहाँ से जो डीएसी आ रहा है वो कैसा होगा, यहाँ से देखिए। जो हमारे पास रिजोल्यूशन होता है बच्चे, रिजोल्यूशन कितना होता है, हम लोग VFS अपॉन 2n-1 करते हैं, और ये वैल्यू होता है ना जी। और परसेंटेज ऑफ रिजोल्यूशन जब हमें लिखना होता है, परसेंटेज ऑफ रिजोल्यूशन, तो हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, रिजोल्यूशन अपॉन VFS इंटू 100। मतलब ये सीधा आ जाता है 1/2n-1 इंटू 100% पे ये आ रहा है। अब बच्चे यहाँ पे 1 है, 2 कितना है, 2 हमारे पास। अगर इसमें से आपको देखना है कि 0.4% के आसपास कितना होगा, आपके पास दो तरीका है, या तो इसको सोल्व करके आप 0.4% को कन्वर्ट करके आप काम कर लो, या आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर 2 हमने अगर यहाँ पे 8 लिया और ये -1 लिया, तो ये लगभग हमारे पास कितना आता है, 1 अपॉन, है ना, 256, है ना। 2 हम लोग लेंगे तो ये हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो लगभग ये 0.398 के इक्वल आता है ना। 256 -1, और ये बच्चा होता है 255 इंटू 100 करेंगे, लगभग 0.4% के आसपास आता है। तो हमारा इसका आंसर जो है, ये इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन काफी एकदम अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ से मार्क्स पे पूछा हुआ है क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्सर, है ना। मल्टीप्लेक्सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मल्टीप्लेक्सर लॉजिक सर्किट। और मार्क्स क्या होता है, पैरेलली एक मार्क्स हमारा जो सर्किट होता है, मार्क्स हमें क्या करता है, देखो यहाँ से कि मार्क्स हमारा पैरेलली इन बहुत सारे इनपुट को लेता है, बहुत सारे इनपुट को ये पैरेलली अपने पास लेना शुरू करता है एंड सो, है ना, इस तरह से बहुत तरह के। और एक सिंगल आउटपुट को ये प्रोड्यूस करता है, सिंगल आउटपुट को, जिसको कि हम लोग I0, I1, I2, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन लाइन उस हिसाब से लेते हैं, सिलेक्शन लाइन S1, S0, है ना, S0, S1, हम यहाँ पे सिलेक्शन लाइन लेते हैं। तो मेन आपसे क्या पूछा है कि मल्टीपल इनपुट, आपके पास ये मल्टीपल इनपुट लेता है और क्या करता है, हमें सिंगल आउटपुट एक्सेप्ट सेवरल इनपुट। सेवरल इनपुट का मतलब बहुत सारे इनपुट लिया, और एंड अलाउ ओनली वन आउटपुट, तो बी हमारा इसका भी
करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा। तो बच्चे बहुत टोटम पोल्स के बारे में है, टोटम पोल्स के बारे में जब टीटीएल लॉजिक सर्किट ये अपने आप में बहुत ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट इसको बोलते हैं। टीटीएल स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। और बच्चे इसमें क्या होता है कि डिक्रीज द आउटपुट स्विचिंग डिले डिक्रीज करता है हमारा, और डिक्रीज करता है। और इसके बारे में टीटीएल सर्किट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना होगा, टीटीएल सर्किट के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना होगा बच्चों, तो आपको इसके लिए अलग से है ना पूरे सर्किट को पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्ट में ही बता सकता हूँ, और ये सारे क्वेश्चन का मैं डिटेल सोल्यूशन अपने वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया हूँ, वहां से भी आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है कि इसके डिटेल सोल्यूशन, जो कि यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा डिटेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका हम वहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये हो सकता है हमारे। ये सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके कॉपी का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास इग्जॉर गेट का लॉजिक, जो इग्जॉर गेट होता है हमारे पास, उसका आउटपुट बच्चे क्या होता है। इग्जॉर गेट का आपने आउटपुट क्या देखा है? इग्जॉर गेट का आपने आउटपुट देखा होगा, है ना। इग्जॉर गेट का हमारा आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, आपने देखा ही होगा। और वो आउटपुट होता है हमारा आउटपुट ऑफ इग्जॉर गेट, है ना। वो कितना होता है, ए इग्जॉर बी, और ए कितना होता है, ए बार बी प्लस ए बी। हम समथिंग इस तरह से कह लिए, ए बार बी प्लस ए बी बार। पास जब भी आप 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 लेंगे, तो जो हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, यहाँ अगर एफ की वैल्यू हम लेना चाहते हैं आउटपुट, और एफ आउटपुट आप लेना बच्चे चाहते हो, तो ये क्या होगा, यहीं से आप देख सकते हो, ये 0, ये देगा 1 1 एंड ए 0। जब भी इक्विवेलेंट सर्किट, जब भी ये इक्वल होगा तो ए लो देगा, वैल्यू को 0 कर देगा। और जब भी ये हाई वैल्यू होगा, हाई पे दोनों में से कोई एक रहेगा, तो हमेशा ये अपने हाई वैल्यू को प्रोड्यूस कर देता है, ये आपको पता है। अब बच्चों इस सर्किट का आउटपुट क्या होगा, एक्स और एक्स दोनों ही एक्स एक्स है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आउटपुट क्या है, इक्वल है। आप ये केस को देख सकते हैं। आफ्टर दैट फिर यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक 0 और एक्स, तो ये हमें क्या दे देगा, एक्स दे देगा। और अगेन एक्स और एक्स क्या हो गया यहाँ पे 0, तो इसका करेक्ट आंसर बी बनता है। आपने देखा भी हो, है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे नोट्स का क्वेश्चन है। ये गेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं बच्चों को पढ़ाते समय जरूर बोलता हूँ कि आप गेट का अगर यही का एग्जाम देने जाते हो, तो यही का एग्जाम इतना आसान थोड़ा ना होता है। आपको गजटेड अफसर बनाता है, तो क्वेश्चन का भी अपना एक लेवल होता है। आपको गजटेड अफसर बनाता है, तो क्वेश्चन का भी एक अपना लेवल होता है। और उस क्वेश्चन के लेवल में बच्चे क्या होता है कि आपके लिए, है ना, क्वेश्चन का अपना लेवल होता है। तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जितने भी 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं गेट के, वो भी यहाँ पे डाल देता है। तो गेट के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में हम सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूँ। और ये पूरा हम क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि पीपीएससी का एक और एग्जाम होने वाला है पंजाब इलेक्ट्रिक बोर्ड में, यही का, और उन बच्चों को काफी यहाँ से फायदा होने वाला है। वो अगर स्टूडेंट्स हमारे हैं, वो देख रहे होंगे इसको, तो उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और जो पढ़ाता हूँ क्या वही आता है कि कुछ अलग आ जा रहा है। ये बच्चे हैं, ये जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम ए एसआर फ्लिप फ्लॉप followed by using the two additional है ना, followed by the two additional AND गेट, OR गेट, NOT गेट और NOR गेट। ये ऐसा बोल रहा है ना। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को, किसी भी फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन में हमें OR गेट की जरूरत पड़ जाती है, और AND गेट की फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन हमने बताया हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन जब आप देखोगे, है ना, जेके टू एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर टू जेके फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन आप देखोगे बच्चे, तो इसमें मैंने इसको बताया हुआ। बच्चे आप लोगों को अगर कोई भी, है ना, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी क्लियर है बच्चे? लवप्रीत अभी क्लियर है क्या? अभी मेरी वॉइस क्लियर है? अब लवप्रीत अभी मेरा वॉइस क्लियर है आपको? एक बार कंफर्म कर दो, क्या अभी मेरा वॉइस आपको क्लियर आ रहा है? लवप्रीत, क्या अभी मेरा वॉइस आपको क्लियर आ रहा है?
प्लीज मुझे बता दो। है ना? तो हमारे पास बच्चे अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप, चलो लॉप्रीत अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बेटा एक बार बता देना कि मेरा आवाज क्लियर है कि नहीं। चलिए मैं फिर से इसको ये करता हूं। आपकी भूषण, ओके ग्रेट सर। यहां से बच्चे जेके फ्लिप फ्लॉप से एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो कन्वर्जन करते हैं हम लोग, है ना, आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा जब सॉल्यूशन करने के बाद एस आता है हमारा, वो होता है ना, जो हम कन्वर्जन करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम जेके फ्लिप फ्लॉप टू एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो एस क्या हो जाता है क्यू बार जे, और के हमारा होता है, ये आर होता है, वो बन जाता है हमारा क्यूएन की, है ना। स्टेप हमने उसको समझाया हुआ है, इसके कन्वर्ट होता है, एक कन्वर्जन का अपना स्टेप होता है, उसके वजह से पूरा का पूरा हमारा कन्वर्जन होता है। ठीक है बच्चा, तो इसमें बच्चे कि हमारा यहाँ से जब आप एक एसआर फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर कन्वर्ट करना है ना, तो जो भी आउटपुट आप ले रहे हो, यहां से आपको दिस इज क्यू, और यहां से हमारा ए, हम क्लॉक यहां से देते हैं। बच्चों यहां से ध्यान से देखना है, ये हम, और ये हो गया एस एंड आर, यहां से जो इनपुट है, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू बार। तो किससे कन्वर्ट करना है, क्यू बार जे से कन्वर्ट करना है। तो हमने यहां से एक एंड गेट लिया, कन्वर्ट किया, यहां से अगर हमने जे लिया बच्चे, जे, तो यहां से हमें क्या लेना होगा, क्यू बार। तो देखो यहां से, और सिमिलरली आपको यहाँ पे भी एंडिंग करना होगा इस क्यू को। ये जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग टू एडिशनल एंड गेट। तो एंड गेट की एक यहाँ पे जरूरत, एक एंड गेट यहाँ मिला और एक एंड गेट हमारा यहाँ मिला। ये कन्वर्जन आपको कैसे होता है, इसके 3 स्टेप्स में हम लोग कन्वर्जन करते हैं, है ना। हम आप क्या करते हैं कि पहले हम जेके फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना करके, और एस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैच करा के ये पूरा का पूरा हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कन्वर्जन प्रिंसिपल आप देखोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके कॉपी का सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने बनाया हुआ है। नंबर ऑफ आउटपुट पिन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आउटपुट पिन आपसे पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। ये सारे के सारे आपको आउटपुट पिन वगैरह ये सारी चीजें आपको सिंपली देखना होता है। 27 आउटपुट पिन होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है क्या 10 बिट एडी कन्वर्टर इज यूज्ड टू डिजिटलाइज एन एनालॉग सिग्नल इनटू द 0 to 5 volt filter. The maximum peak to peak ripple voltage that can be allowed in the DC supply voltage. बच्चे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करना है। यहाँ आपके पास इनपुट्स क्या होते हैं, यहाँ पे एनालॉग इनपुट होता है और आउटपुट आपको मिलता है यहाँ पे डिजिटल आउटपुट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही अलग तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ते हैं, है ना, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हमारा पढ़ते हैं, है ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन आप करते हो, और है ना डिजिटल फॉर्म में आप लेते हो। तो बच्चों जब 10 बिट ले, तो जो रिजोल्यूशन साइज हमारा होता है, आप डिजिटल फॉर्म में जब भी आप इसको कन्वर्ट करते हो, तो देखो इस बात को कि हम क्या बताना चाह रहे हैं।
बताना क्या चाह रहे हैं इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखो हर लोगों को ये पता होता है ना कि यहाँ पे जब हमारे जब एनालिसिस बच्चों को, आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझना कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लेते हैं तो जो भी इनपुट, पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि जो भी हमने इनपुट यहाँ से लिया हुआ उस इनपुट के हम सैंपलिंग करते हैं और सैंपलिंग करने के बाद हम लोग सैंपलिंग करने है ना, उस आउटपुट के हम लोग सैंपलिंग करते हैं। सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करता है, सैंपल करने के बाद हमारा आउटपुट पे इसको प्रोड्यूस करता है। तो कैसे आउटपुट पे प्रोड्यूस करता है ये ध्यान से समझना है ना। ये हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे सैंपल्ड वैल्यू जो VA होता है, एक सैंपल्ड वैल्यू होता है और इस सैंपल्ड वैल्यू को हम लोग जो एक ADC क्या करता है, इसको अपना नंबरिंग करना शुरू कर देता है। जैसे कि D3, D2, D1, D0 है ना, अलग जितने बिट्स का आप बना चाहते हो, D0 से लेकर के DN तक आप बना लो और यहाँ पे हम लोग एनालॉग इनपुट को देते हैं। ये क्या है हमारा एनालॉग इनपुट। ये सिंपल सैंपलर होता है। क्या होता है सैंपलर। सैंपलर का क्या काम होता है, सैंपलर काम क्या करता है बच्चे, तो सैंपलर एक सिंपल वर्क करता है एनालॉग सिग्नल को सैंपल करने में। सैंपल करने का मतलब होता है कि एट ए वन वैल्यू को लेना है ना। तो जो हमारे स्टेप्स इसमें बनते हैं, आपने देखा होगा कि जो स्टेप्स हमारे बनते हैं किसी भी एनालॉग, तो इसमें जो हमारे आउटपुट कैसे बनते हैं इसको ध्यान से समझना होगा आपको। आप यहाँ पे जो भी वैल्यू ले रहे हो ये हमारा आउटपुट और ये हमारा करस्पॉन्डिंग उसके इनपुट है, ये करस्पॉन्डिंग उसके इनपुट। तो वैल्यू हमारे पास ये है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, सारे देख रहे हो आप। तो जैसे मान लो कि हमने 0 से लेके 0 to 5 वोल्ट को हमको अलग अलग वैल्यू में, मान लो कि इसको 10 बिट का बनाना है, तो इसके जो लेवल बनेंगे 2n लेवल बनेंगे। एक लेवल हमारा इस तरह से ये लेवल हमारा देना शुरू करेगा और अप टू 2n तक ये जाना है। और हर एक लेवल के लिए बच्चे, हर एक लेवल के लिए आपको एक डिजिटल वैल्यू हमें मिलना शुरू हो जाता है कि यहाँ से जब इस वैल्यू को सैंपल करेंगे, जब इस वैल्यू को सैंपल करेंगे, जब इस वैल्यू को सैंपल करेंगे, तो इसके उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट हमारा कितना, क्योंकि ये VA जो है ये हमारे एक सैंपल्ड वैल्यू, उसी को बोल रहा है कि कन्वर्टर यूज्ड टू डिजिटल एनालॉग सिग्नल इज द मैक्सिमम पीक टू पीक रिपल। इसी को हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम दैट कैन बी अलाउड इन द DC सप्लाई वोल्टेज। ये जो यही पीक है जो सैंपल करने के बाद आ रहा है। और जो सैंपलर जो सैंपल करके लेता है ये अपनी रिजोल्यूशन साइज की इक्वल करता है। और रिजोल्यूशन साइज हमारा कितना होता है, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन साइज हम लिखते हैं, रिजोल्यूशन को बोलते हैं VFS अपॉन 2n भी लिखते हैं। इसको हम लोग Vmax माइनस V मिनिमम और मिनिमम वोल्टेज के 2n भी लिखते हैं, या कभी कभी रिफरेंस वोल्टेज लिखता है तो उस पे भी हम लोग 2n करते हैं। मतलब फुल स्केल V मैक्सिमम मिनिमम दे दे, V रेफरेंस दे दे, तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। अब यहाँ से देखो मिनिमम और मैक्सिमम के फॉर्म में दिया है, 0 to 5 वोल्ट के फॉर्म में दिया है, इसीलिए V max माइनस Vmin कर दिया। अब ये रिजोल्यूशन हमारा कितना है, तो 5 वोल्ट अपॉन 2:10। बच्चे 2:10 की वैल्यू जो होता है वो लगभग 1024 होता है ना। ये अप्रोक्सीमेट नियरली बोला, 100 हो नहीं सकता है, 25 मिली वोल्ट हो नहीं सकता है, 550 मिली वोल्ट हो नहीं सकता है। तो ये लगभग 1024 हमारा जो 1000 के ही इक्वल है। तो इसको हम लोग रिजोल्यूशन साइज को कह सकते हैं 5 × 10⁻³ मींस 5 मिली वोल्ट के आसपास हम यहाँ पे ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका नियरली हमारा 5 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है टू कन्वर्ट अ फुल एडर इनटू अ फुल सब्सट्रैक्टर, है ना, कैन नॉट be converted, one input to carry is to be complemented, carry is to be complemented sum। देखो यहाँ पे हमारे पास
बच्चे अगर आपको पता होगा, आपको अगर पता होगा कि डीएसी एसी जो कन्वर्जन हम लोग करते हैं, है ना, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल, सॉरी, ये हमारे पास एडर और सब्सट्रैक्टर का जितना भी ये होता है, तो एडर में क्या होता है और सब्सट्रैक्टर में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे एडर क्या होते हैं और हमारे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट आप बेसिकली पढ़ते हो, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट आप पढ़ते हो, तो हमारे पास चाहे तो फुल एडर की ये बात कर रहा है, तो किसका बात कर रहा है, तो हमारा फुल एडर की ये बात कर रहा है। और फुल एडर में हमारे पास, है ना, फुल एडर आप देखोगे तो फुल एडर का, है ना, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सम एंड कैरी, हमारे पास ए बी सी एंड सम, हमारे पास समथिंग, ये सम एस कर दिया और कैरी को कैरी आउटपुट, इसके डिफरेंट करने के लिए हमने कैरी आउटपुट कर दिया। और ये 0 0 0 से हम लोग 1 1 1 तक जाते हैं, क्योंकि 3 बिट हमने ले लिया है, इसलिए क्या है हमारे पास। अब बच्चे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट और कैरी हम जनरेट करते हैं, यहां से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसका जो आप देखोगे तो हमारे पास सम के लिए क्या आता है, सम हमारा ए इग्नोर बी होता है, और जो हमारे कैरी आता है वो क्या आता है, कैरी हमारा क्या आता है, तो कैरी के 2-3 एक्सप्रेशन लिख देते हैं, लेकिन हम लुक एट कैरी के फॉर्म में हम इसको अलग लिखते हैं, ए इग्नोर बी और इग्नोर सी, क्योंकि ये हमारा फुल एडर है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास कैरी वाला ए बी प्लस बी सी प्लस एस। लेकिन जब इसके सब्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंस, तो जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस बी माइनस सी करेंगे, ए इग्नोर बी इग्नोर सी, तो इसके बुलियन फंक्शन। बट आपके पास जो बोरो आता है इसमें बच्चे, जो फुल सब्सट्रैक्टर का हमारा बोरो बनता है वो कितना बन जाता है, फुल सब्सट्रैक्टर का बोरो हमारा कितना बनता है, आप इसको ये देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। इसका मतलब कि जब इस तरह के बुलियन फंक्शन को हम एक्सप्रेस, तो यहाँ पे ए बी 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 सी ए बी बी सी ए सी ए है, बस आपको डिफरेंस कहाँ आया हुआ है कि एक इनपुट जो है इसका एक कॉम्प्लीमेंट है, ये इनपुट कॉम्प्लीमेंट है। एक कहाँ से पता चलेगा, जब इसके एक्सप्रेशन को फुल एडर सब्सट्रैक्टर और फुल एडर सब्सट्रैक्टर और फुल एडर को आप देखोगे और फुल सब्सट्रैक्टर को आप देख रहे हो, ठीक है बच्चे। तो आई होप ये हमारे इसमें से इतने ही क्वेश्चन बच्चे पूछे हुए थे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैरी इज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, इसे कैरी को कॉम्प्लीमेंट करके हम लोग यहाँ पे इसको जनरेट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा हमारा ये कन्वर्जन हुआ ये, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें हम देखने जा रहे हैं, और नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूं। अब बच्चे हम लोग चलो सिग्नल की तरफ चलते हैं। है ना, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम लोग चलते हैं, वो है सिग्नल। ठीक, सिग्नल को देखते हैं बच्चा। ओके, तो सिग्नल में फटाफट हम लोग कर लेते हैं इसको, बहुत ज्यादा हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें टाइम देने वाला है ही नहीं। तो सिग्नल को हम लोग देख लेते हैं। एंड सिग्नल हमारा क्या था, इंपल्स रिस्पॉन्स कंटिन्यूअस सिस्टम एचटी द स्टेप रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड है। देखो बच्चे एचटी आपके पास दिया हुआ है कितना, डेल टी -1 प्लस डेल टी -3।
इसका जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें है ना एच टी का हमारा इंटीग्रेशन क्या दे देगा, स्टेप रिस्पॉन्स दे देगा, है ना। इसके इंटीग्रेशन हमारे स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा, स्टेप रिस्पॉन्स हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, एच टी, ये पूरे एच टी का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। एच ऑफ टी इंटू डेल, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिव वैल्यू बनेंगे डेल टी हमारा क्या हो जाएगा, यू टी माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा हमारा यू ऑफ टी माइनस थ्री। इसका जब ग्राफ आप लोगे तो सिंपल है, बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे इनको सबको पता होगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ से कहाँ गया, तो यहाँ से देख सकते हो जैसे ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वन तक, ये वन है, देन इस पे वन ऐड और करेंगे तो यहाँ गया, ये तो यहाँ तक ये गया हमारे पास। तो ये बच्चे ये वन वैल्यू है और ये वन स्टेप हम यहाँ पे t माइनस टू तक गए हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, टू वैल्यू हो गया टू, और ये हमारा स्टेप रिस्पॉन्स हो गया, जो भी मतलब वाई टी हम इसको कह दिए, वाई ऑफ। अब बच्चे एक थ्री वैल्यू है क्योंकि टी माइनस थ्री, अब टू की वैल्यू वन हो गया तो यहाँ पे वन ऐड किया तो टू हो गया, टी इक्वल टू टू कहीं यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी होगी, टी इक्वल टू टू पे एक में। यहाँ पे हमने इसका जो ग्राफ हम लोग लिए हुए हैं एक थोड़ा सा गड़बड़ लिए हैं ग्राफ, है ना, मैंने देखने में इसको गलती कर दी। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये वन है, टी इक्वल टू वन से शुरू हो रहा है यहाँ पे, और ये थ्री तक जा करके हमारा ऐड हो करके ये यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन ये एक्चुअली, है ना। और ये हमारा टू वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू कितना है तो थ्री, तो टू वैल्यू कहीं यहाँ पे होगा बच्चे, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू हमारा कितना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो हम क्वेश्चन वहीं पे करते हैं, इसलिए हमको बहुत ज्यादा ये नहीं रहता है कि क्वेश्चन कहाँ किए हो क्या किए हो ये सारी चीजें। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है तो वन आंसर आ रहा है, तो डी का वैल्यू वन, क्योंकि वैल्यू यहाँ तक वन है ना। इस तरह से सिग्नल हमारा जा रहा है कि टी इक्वल टू वन से शुरू हो रहा है, थ्री पे हमारा अपने स्टेप को और बढ़ा रहा है, टू पे चला जा रहा है। इसी क्वेश्चन को टी इक्वल टू थ्री से बाद फोर पे पूछता तो आंसर क्या होता, टी इक्वल टू 0.5 पे पूछता, टी इक्वल टू अगर 0.5 पे बोलता तो आंसर क्या होता जीरो, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल हमारा है ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एंड ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि लेट एक्सटी बी ए पीरियडिक सिग्नल, xt be a periodic signal with time period t, let yt equal to xt minus t naught plus xt plus t naught for t naught. The Fourier series coefficient of yt are denoted by bk, bk equal to 0 all value. देखो बच्चों इसका आंसर क्या है हमारा तो t/4, और t/4 कैसे होगा इसका आंसर, t/4 इसका आंसर कैसे आ रहा है तो इसको ध्यान से समझो। इसको तो हमने आपके पास दो फॉर्मूले बताए, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज होता है, एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फोरियर सीरीज होता है। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो होते हैं, कोफिशिएंट वो क्या होते हैं, ए के होता है या ए एन लिखते हैं,
और bn लेते हैं, और हमारे an और bn में क्या रिलेशन होता है, और एक हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, और इसमें हम हमारा Cn और C ऑफ माइनस n दो कोफिशिएंट्स होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि C ऑफ माइनस n Cn का कंजुगेट होता है, ऑलवेज कंजुगेट होता है। और यहाँ पे हमारे पास an आपने लिया हुआ है, और इसमें क्या होता है कि Cn माइनस C ऑफ n माइनस n, और Bn हमारा कितना है J इंटू Cn माइनस C ऑफ माइनस n हमारा Bn, ठीक है। अब XT पीरियडिक सिग्नल विद पीरियड। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि अगर कोई सिग्नल XT है और XT का फोरियर सीरीज हमारा कोफिशिएंट, फोरियर कोफिशिएंट हमारा क्या है, सपोज दैट एक्सपोनेंट Cn है, तो x ऑफ t माइनस t नॉट का हमारा फोरियर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, Cn इंटू e रेस टू माइनस j इन ओमेगा नॉट t नॉट a हो जाएगा। अब बच्चे जब yt हम लेंगे यहाँ पे, और yt हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये हमारा yt क्या हो जाएगा, yt का कोफिशिएंट है, हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, yt के कोफिशिएंट मान लो कि हमने लिया, और Cn डैश को हमने क्या कहा यहाँ पे कि Cn e रेस टू माइनस jn ओमेगा नॉट t नॉट प्लस Cn इंटू e रेस टू jn ओमेगा नॉट t, ये हमने कह दिया यहाँ, है ना। और यहाँ से हमारा बच्चे Cn डैश किया है, Cn हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और ये हो गया हमारा e रेस टू माइनस jn ओमेगा नॉट t नॉट प्लस e रेस टू jn ओमेगा नॉट t। अगर हमारे स्टूडेंट्स होंगे नोट्स, इसको मैं प्रूफ किया हूँ कि ये इतना होता है, ये प्रूफ भी मैंने किया हुआ है कि ये इतना होता है, इसको मैंने बहुत बार प्रूफ भी किया है, ऐसा नहीं कि मैंने प्रूफ नहीं किया है, इसको मैंने बच्चे प्रूफ भी किया। और यहाँ से बच्चे कितना आ गया Cn, और इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos n ओमेगा नॉट t नॉट, ये हमारा पूरा ही होगा, ठीक है। अब हम इस पे फॉर्मूले पे, क्योंकि ये बीके की बात कर रहा है, बीके या बीएन हम जो भी कहें अपने बोलने की बात है, तो जब हमारे पास बीके की बात हो रहा है तो बीएन जो होगा वो कितना होगा, j इंटू Cn माइनस C ऑफ माइनस n। अब बच्चे यहाँ पे ये हमारे पास जो भी देख रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, j इंटू दोनों का अगर cos, ये हमारा क्या होगा, तो ये बन गया हमारा 2 cos n ओमेगा नॉट t नॉट इंटू Cn माइनस C ऑफ माइनस n, Cn माइनस C ऑफ माइनस n, ये हमारा। इसको कह रहा है कि ये जीरो होगा, ये जीरो क्योंकि Cn और C, क्योंकि ये हमारे पास Cn और C ऑफ माइनस n हमारा an है, और जीरो सिर्फ बीके को करना है, तो इसको जीरो करने के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज जीरो इफ बीके bn इज जीरो इफ 2 cos, या 2 लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos ऑफ n ओमेगा नॉट t नॉट हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और ये जीरो तभी होगा जब हमारा ओमेगा नॉट t नॉट हमारा क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जैसे पाई बाई 2 का ही हमारा ऑड मल्टीपल है, ऑड नंबर पे हमारा, ऑड नंबर पे क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, 6 पाई बाई 2 होगा, यहाँ से तो जो हमारे t नॉट की वैल्यू होगी ये पाई बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट, और बच्चे ओमेगा नॉट हमारा होगा कितना, तो 2 पाई बाई t होगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारा कितना होता है 2 पाई बाई t, यहाँ पे रखेंगे तो ये t हमारा कितना आ जाएगा, t बाई 4, तो t बाई 4 की ही वैल्यू पे हमारा इस तरह से सीरीज हमारा बनेगा, जिसका कि इमेजिनरी जो हमारे पास b ऑफ k है, हमारे पास सेकेंड फोरियर कोफिशिएंट है, वो जीरो हो जाए, तो हमारा जीरो हो जाए। ठीक,
ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर करंट पल्स ड्यूरेशन टी मैग्नीट्यूड 1 है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर है भैया, है ना। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर को हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, यही हमारा रेक्टेंगुलर है ना, बन गया। चलो कोई भी मान लो कि इसको 1 यूनिट ले लेते हैं, इसका टाइम पीरियड टी ले लेते हैं, है ना। तो उस केस में हमारा बच्चे ये टी है, ड्यूरेशन टी दिया हुआ है। तो हमारे पास मान लो कि करंट पल्स यहाँ पे जो भी है एक्स ऑफ टी, तो करंट पल्स ये आई टी है हमारा, आई टी। तो एक्स ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी हमारा हो जाएगा यू टी माइनस यू ऑफ टी माइनस टी, और इसका जब हम लोग लाप्लास लेंगे तो क्या होगा 1/s माइनस ई रेस टू माइनस एस टी इंटू 1/s, क्योंकि आपको लाप्लास शिफ्टिंग आपको पता ही है। तो ये कितना हो गया 1/s इंटू 1 माइनस ई माइनस टी एस। तो ऑब्वियसली इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही हमारे हिसाब से रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्वेश्चन क्यों है, और इसका आंसर दे दिया। देखो यूटी का जो हमारे पास यू ऑफ टी जो इंपल्स सिग्नल होते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, जितने भी हमारे पास स्टेप सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप देखोगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। ये होता है 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है बच्चे, है ना। 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन में ही कोई नहीं ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें एज्यूम क्या कर लिया कि पाई जे एफ ऑफ जे ओमेगा 1/j ओमेगा केवल स्टेप फंक्शन इज गिवन है, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर जो होगा ए होना चाहिए। बट आंसर 1 दिया हुआ है और j बाई ओमेगा होता नहीं, j ओमेगा होता नहीं, तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास कन्वोल्यूशन है, कन्वोल्यूशन हमने बहुत बच्चों को बताया है कि yt कन्वोल्यूशन इस तरह से दिया e रेज़ टू माइनस at कन्वोल्यूशन dt e रेज़ टू माइनस dt, इसका कन्वोल्यूशन y ऑफ t सीधा हम लोग लिख सकते हैं e रेज़ टू माइनस at माइनस e रेज़ टू माइनस dt अपॉन b माइनस a when b is not equal to a। तो यहाँ से जब इस वैल्यू को हम लोग लेंगे बच्चे, तो हमारा क्या आ जा रहा है, सीधा हमारा बी आंसर हमारा सही हो जा रहा है e रेज़ टू, क्योंकि यहाँ पे e रेज़ टू माइनस टी माइनस e रेज़ टू माइनस 2t और b माइनस 1 2 माइनस 1 करेंगे हमारा। क्लियर बच्चे, आई होप क्लियर होगा आप सबको। तो सिग्नल का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं था, डिजिटल में 9 क्वेश्चन पूछा था, डिजिटल का वेटेज बहुत ज्यादा था आपके लिए इस पेपर में, और सिग्नल का वेटेज हमारा थोड़ा उससे कम था। तो इसको हमने देखा। अब इसमें हम एक और चीज, इसमें नेक्स्ट हम लोग टॉपिक चलते हैं, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिग्नल हमारा हो गया, और इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चे कंट्रोल को देख लेते हैं। हम कंट्रोल पार्ट को देख लेते हैं कि कंट्रोल का क्या स्टेटस है इसमें। तो कंट्रोल का हम लोग पार्ट अगर देखते हैं, मैं बार बार इसको ऐड ही करके काम करता हूं, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल को देख लेते हैं। ठीक, ओके। कंट्रोल को देख लेते हैं।
बच्चों कंट्रोल सिस्टम में क्या है? You are currently the only person in this conference. Okay, so am I audible? हाँ सर, मैं लाइव हूँ। हाँ हाँ सर, कर दो कंटिन्यू, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन से पूछे गए कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, मशीन पावर सिस्टम और मेजरमेंट। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट मुझे दीजिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको नेटवर्क से पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसका जो आंसर है आप तुरंत दे सकते हो, थोड़ा सा सॉल्यूशन की जरूरत है। क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि एक सर्किट दिया गया है आपको,
एक सर्किट दिया गया है, कुछ इस तरह का सर्किट है, यहां से एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, दैट्स इट। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहां से 10 एम्पियर की करंट जा रही है और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये 100 वोल्ट का है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये है 14 ओम का, ये है 1 ओम का, और यहाँ पे जो वोल्टेज 4 वोल्ट का, और यहाँ से जो है 5 एम्पियर की, ये है रेजिस्टेंस R। अब आपसे बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस R की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ से लगा सकते हैं नोडल एनालिसिस। तो यहाँ से इस नोड पे मान लीजिए कोई एक वोल्टेज है आपके पास, वोल्टेज V या Vx मान लीजिए। अब यहाँ पे लगा दीजिए नोडल। तो ये देखिए 100 वोल्ट का जो वोल्टेज है, 100 वोल्ट का वोल्टेज, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 100 वोल्ट। ये 40 वोल्ट का वोल्टेज इस नोड के क्रॉस होगा, 40 वोल्ट। तो यहाँ Vx पे जब हम नोडल लगाते हैं तो नोडल का पहला रूल क्या होता है दोस्तों कि वहां से करंट हमेशा बाहर की तरफ जा रही होती है, ये एज्यूम करना होता है। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं करंट क्या है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक, अब हम लिख देते हैं नोडल इक्वेशन, Vx माइनस 100 डिवाइडेड बाई 14 प्लस Vx बाई 2 प्लस Vx माइनस 40 बाई 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें Vx पता चल गया, हमें Vx पता चल गया है। 1 सेकंड में फुल स्क्रीन कर लेता हूं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। चलिए Vx हम पता कर सकते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा, जब हम यहाँ से Vx कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 वोल्ट। Vx की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 30 वोल्ट। ठीक, मतलब ये जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हमें पता चल गई 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। अब ये वाली करंट आप पता कर सकते हो, ये वाली करंट आप पता कर लीजिए। ये वाली करंट क्या होगा, Vx, इसे मान लीजिए करंट I। तो इसे अगर करंट I मानते हैं, या सबसे पहले देखिए ये Vx हमारा 30 आ गया, यहाँ से हमारी करंट 10 एम्पियर जा रही है, तो यहाँ से करंट कितनी जाएगी, कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे यहाँ से जो करंट जा रही है उसको माइनस करके। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो ये वाली करंट को अगर हम I मान लेते हैं तो करंट I की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ से जो करंट जा रही है हमारी वो मिलेगी आपको 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर की करंट यहाँ जा रही है। ठीक, टोटल 10 यहाँ से निकल रही है, यहाँ से टोटल 10 जा रही है, जिसमें से 5 यहाँ चली गई, बची कितनी, 5 एम्पियर की करंट यहाँ चली गई। अब इस 5 एम्पियर की करंट को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 I इज इक्वल टू V अपॉन R। इस दोनों नोड के क्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 40। तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस R। तो ये R जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 ओम। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि जो कैपेसिटर है वो एक साइकिल में कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो ये AC है, ये AC है। यहां से देखिए AC में हमें 2 हाफ साइकिल मिलती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल
कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल जो कैपेसिटर है वो क्या कर देता है, जो भी एनर्जी उसने स्टोर करी थी उसको रिटर्न कर देता है या सप्लाई कर देता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग अ फुल साइकिल। तो ये टोटल एनर्जी हमारी कितनी दूर की पूछी जा रही है। तो यहां से जितनी एनर्जी इसने स्टोर किया था उतनी ही जाके बाद में वापस कर दिया। तो यहां आते आते कितनी एनर्जी बची, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। करेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर में जब स्टेटर के स्लॉट्स, इफ stator slots are integral multiple of rotor slots, तो क्या होगा, ठीक लॉकिंग हो जाएगी दो स्लॉट्स के बीच में। यहां से क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग में क्या होता है, जो रोटर है वो घूमने से मना कर देता है या जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होती, मोटर फेल्स टू स्टार्ट, मोटर फेल्स टू स्टार्ट। इसी को बोला जाता है कॉगिंग। जब स्टार्टिंग में जो रोटर है या जो इंडक्शन मोटर है वो रोटेट करने से मना कर दे तो आप समझ जाइएगा पोजीशन है वो किसकी है, फॉगिंग की। फॉगिंग की वजह से रोटर नहीं घूम रही है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगर हम स्टार्टिंग वोल्टेज को डबल टॉर्क है वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ वी reduce the voltage by half, what will be the effect on starting torque? स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हम जानते हैं कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के स्क्वायर होती है, और अगर वोल्टेज को हाफ कर दिया तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या हो जाएगी, 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था डबल ई में ही, दूसरा क्वेश्चन है कि एम के L1 एंड L2 के बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो ये जो रिलेशन है ये होता है, ध्यान से पढ़िएगा, ये मैंने प्रूव भी करवाया अपनी क्लासेस में कि m इज लेस देन और इक्वल टू k रूट L1 L2। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे m क्या है, m है म्यूचुअल इंडक्टेंस, k है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और L1 और L इंडक्टेंसेस। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने पढ़ाया था सेम वही का क्वेश्चन आया हुआ है डीसी मशीन का। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हमें स्पीड को बिल्ड करना है, ये 33rd नंबर का क्वेश्चन है, 33rd नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि स्पीड को बिल्ड करने के लिए क्या होनी चाहिए। तो टू बिल्ड अप स्पीड, अगर हमें स्पीड को बिल्ड करना है तो हमेशा जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। फील्ड रेजिस्टेंस इज लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस, और जो स्पीड है मोटर की वो होनी चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है if these conditions does not satisfy, then no EMF will induce, कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर सबसे ज्यादा सुटेबल किसके लिए होता है। तो ये भी मैंने अपने पावर सिस्टम की क्लासेस में पढ़ाया है। जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कहां पे, कैपेसिटर बैंक स्विचिंग के केस में। कैपेसिटर बैंक स्विचिंग के केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। 33rd का जो बिल्डअप स्पीड वाला मैंने बताया, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 8वां क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं, या ऐसा क्वेश्चन है कि इफ 4 रेजिस्टेंसेस, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा यूट्यूब पे। इफ 4 रेजिस्टेंसेस आर connected in series, then heat generate will be more for this combination or parallel combination। तो सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि क्या होगा अगर हम 4 रेजिस्टेंसेस को एक बार सीरीज में कनेक्ट करें, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करें, तो हीट जो जनरेट होगी वो सबसे ज्यादा किस में होगी, आएगा पैरेलल। तो ऑप्शन ए। कैसे, अगर 4 रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, 4 रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4। अगर 4 रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, 1 2 3 4, यहां से R लगेगा 4R, और उसका फॉर्मूला क्या होता है R। तो यहां से चेक करिए, यहां से चेक करिए रेजिस्टेंस किस केस में कम है, तो R/4 के केस में कम है, तो रेजिस्टेंस कम है ज्यादा हो जाएगा। तो पैरेलल के केस में हमें पावर लॉस ज्यादा मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया था, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि डीसी शंट मोटर में जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के बीच में प्लॉट की जाती है, तो जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लॉट की जाती है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने पढ़ाए हुए हैं।
इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक शंट मोटर की प्लॉट की जाती है EA वर्सेस IA के बीच में। ये वर्सेस आंसर हो जाएगा A। और यहाँ है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे जो EA है वो कहलाता है इंड्यूस्ड EMF आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के बाद जो EMF है हमारा EA, तो इसका हो जाएगा A। आप देख सकते हो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर एक बार हमारी सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, फिर हम सप्लाई चेंज कर देते हैं, सप्लाई 1 है, फिर हम सप्लाई 2 अगर लगाते हैं तो 220 वोल्ट 40 हर्ट्ज की सप्लाई लगा देते हैं, तो बोला जा रहा है कि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस में से क्या इफेक्ट होगा, यानी क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, क्या कांस्टेंट रहेगा। ये चीज आपसे पूछी जा रही है। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये चेक किया करिए कि V/F का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है या नहीं। तो V1/F1 कितना दिया गया है, 220 डिवाइडेड बाई 50। सिमिलरली V2/F2 कितना दिया गया है, 2T। तो सीधा सीधा दिख रहा है दीज आर नॉट इक्वल। और जब V/F का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, अगर V/F जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, तो मैंने क्या बताया था कि जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V⁴ 1.6 और फ्रीक्वेंसी टू दी पावर -0.6, और एडी करंट लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज तो सेम है, जो पहले 220 था अभी भी 220 है, मतलब एडी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ये वाला टर्म डिक्रीज हो रहा है, तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीजेस और जो एडी करंट लॉस है वो सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट। तो ऑप्शन डी, हाई रेजिस्टेंस। ठीक, इसका आंसर डी आ जाएगा। 12th क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो मॉडर्न पावर प्लांट है वो किस साइकिल पे बेस्ड है। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, आपको पता होगा। ये है रैंकाइन साइकिल। मॉडर्न पावर सिस्टम जो है वो रैंकाइन साइकिल पे बेस्ड होता है। ठीक, ये भी आपको पता है अच्छी तरह से। अब बात कर लेते हैं 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन क्या है, जो MI इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें टॉर्क एंड करंट का रिलेशन पूछा गया है। टॉर्क और करंट का रिलेशन, तो ये तो कई बार मैंने आपको क्लास में प्रूव करवाया है कि फॉर MI इंस्ट्रूमेंट जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो होता है 1/2 I² dl/d²। ठीक, तो यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और करंट का रिलेशन क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो डबल ई में पूछा गया था वो क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल आता है, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम EMF रूट LC। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे। तो ट्रिपल RV डिपेंड्स ऑन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 15th नंबर, वो आपसे पूछा जा रहा है कि
लोड को अगर वेरी कोर लॉस है वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं। तो आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि कोर के साथ लोड के साथ कोर लॉस कभी वेरी नहीं करता। कोर लॉस ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस क्यों यूज करते हैं पावर सिस्टम में। सीरीज कैपेसिटेंस है वोल्टेज प्रोफाइल को इंक्रीज करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए। सीरीज कैपेसिटर is used to improve the voltage profile। क्योंकि क्या होता है कि आते वोल्टेज में थोड़ा सा क्या आता है, डिप आता है, थोड़ा सा डिप आता है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देते हैं, वहां पे जो वोल्टेज है वो अचानक से इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए ये वोल्टेज प्रोफाइल हमारी क्या है, आप देखो एवरेज मेंटेन रहा इसका। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, अगर हम डीसी मशीन में या डीसी सीरीज मोटर को, कोई भी डीसी सीरीज मोटर है, अगर हम उसमें एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा। जब भी हम यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके बताया था, विद द हेल्प ऑफ वर्किंग क्या शुरू हो जाएगा, स्पार्किंग। अगर स्पार्किंग शुरू हो गई तो हमारी एफिशिएंसी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा द मोटर विल ऑपरेट एफिशिएंसी विथ स्पार्किंग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्यों यूज किया जाता है। ये पढ़ा हुआ है, टू रिड्यूस हार्मोनिक्स। टू रिड्यूस हार्मोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर जो सिंगल फेज मोटर में यूज होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग कैपेसिटर पूछा है, मैं दोनों बता देता हूं। स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर हमेशा होता है पेपर टाइप, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट टाइप। इलेक्ट्रोलाइट टाइप और रनिंग कैपेसिटर होता है हमारा पेपर टाइप का। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन हमारा क्या है, 20th क्वेश्चन है कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों चीजें मैंने आपको कराई है कि फॉर यूनिट इंपीडेंस x बाई आर का रेशियो मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम। फॉर यूनिट इंपीडेंस एंड x बाई आर का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या कंडीशन जरूरी होती है। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लोड रेजिस्टेंस या लोड इंपीडेंस मस्ट बी इक्वल टू सोर्स इंपीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक सर्किट दिया गया था और रेजोनेंस की कंडीशन दी गई थी। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, हमेशा XL इज इक्वल टू XC होता है और करंट पूछा गया था। तो करंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिव एलिमेंट पे। तो I इज इक्वल टू V बाई R, तो ये हो जाएगा 20। करंट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। करंट हमारी आ जाएगी 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है 23rd
यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे रेजिस्टेंसेस हमारे डेल्टा में हैं, रेजिस्टेंसेस हमारे डेल्टा में हैं 5 ओम 5 ओम 5 ओम। इसका स्टार कन्वर्जन क्या होगा? तो यहाँ पे स्टार बना लीजिए। तो स्टार के केस में आपको क्या मिलेगा? फॉर्मूला क्या होता है? इसको x मान लीजिए, तो y मान लीजिए, तो z मान लीजिए। तो x क्या हो जाएगा? x किसके किसके बीच में है? 5 5 के, तो 5 डिवाइडेड बाई 15 1/3। तो जब भी हम डेल्टा से स्टार में जाते हैं सारे रेजिस्टेंसेस 3 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, सारे रेजिस्टेंसेस को 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 24। नॉर्टन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? काफी सिंपल सा सवाल है। नॉर्टन्स करंट, उसके पैरेलल में थेवेनिन रेजिस्टेंस। इस थेवेनिन रेजिस्टेंस को नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, इसका आंसर आ जाएगा ए, और इसका आंसर आ जाना चाहिए आपका डी। सोर्स रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ, सडन चेंज को कौन अपोज करता है? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। सडन चेंज को कौन अपोज करता है? सडन चेंज इन करंट is opposed by inductor, और sudden change in voltage कौन अपोज करता है? कैपेसिटर। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन आया था कैपेसिटर निकालने के लिए, कैपेसिटेंस, लाइन कैपेसिटेंस। तो लाइन कैपेसिटेंस का हमेशा फॉर्मूला होता है पाई एप्सिलॉन 0 ln d/r। सब कुछ आपको दिया गया है, लाइन कैपेसिटेंस पूछा गया है, तो यह आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ln 300 डिवाइडेड बाई 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.004875 माइक्रो फैरेड, और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सी। 28 हमें इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू दे दी गई थी और आपसे बोला जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस निकालिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एल की वैल्यू हमें दी गई है 0.97 इंटू 10⁻³ 0.115 इंटू 10⁻⁻6। इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 91.84 ओम। 29th क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो लोड फ्लो स्टडी के लिए यूज नहीं किया जाता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वल एरिया क्राइटेरिया किसके लिए होता है? ट्रांजिएंट स्टडी के लिए। बाकी जो तीनों ऑप्शन थे वो लोड फ्लो स्टडी के लिए यूज हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया? 29। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल स्क्रीन मैं कर लेता हूं। चलिए ऐसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ
38 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में एट द टाइम ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट में एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के साथ कितना एंगल बनाता है। तो BC इज इक्वल टू होता है QC। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सोर्स रेजिस्टेंस से ज्यादा होती है प्लस ये 90 डिग्री का क्वाड्रेचर एंगल आउट ऑफ फेज एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स वोल्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 31st क्वेश्चन हमसे केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर पूछा जा रहा है। ये क्या होता है, 1/1 माइनस के केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो 1/1 माइनस हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमारा 200 था, सॉरी लोअर वोल्टेज का वैल्यू 200 था, हायर वोल्टेज का वैल्यू था 600। क्वेश्चन में तो ये आ जाएगा 1/3। तो 1/1 माइनस 1/3 और 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जो केवीए रेटिंग था वो था 20। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 30 केवीए। तो 30 केवीए हमें मिल जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग। राइट, सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछे गए थे। हाँ, 32nd क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है सीआरओ में, जो मिलर सर्किट है वो किस काम में आता है। तो जो मिलर सर्किट है वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो शॉर्ट रूट वेव जनरेट करता है, जो सीआरओ के हॉरिजॉन्टल प्लेट में दिया जाता है। तो मिलर सर्किट इज एन इंटीग्रेटिंग सर्किट to generate short root wave। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, You are currently the only person in this conference. चलिए, तो आई होप अभी सब ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, ये 32 क्वेश्चन हो गया। देखिए 33 क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम 25 एम्पियर को मेजर करते हैं तो उसके बाद जो एरर है वो 2% का आता है। तो 25 मिली एम्पियर को जब हम मेजर करते हैं तो जो एरर हमें मिलता है वो 2% का मिलता है। तो 25 मिली एम्पियर का 2% होता कितना है, 0.5 मिली एम्पियर। ठीक, अब बोला जा रहा है कि 0.5 यानी कि
0.5 मिली एम्पियर तो हमारा क्या आ गया, फुल स्केल पे एरर। अब 10 मिली एम्पियर मेजर करेंगे तो कितना एरर मिलेगा, तो ऐसा सॉल्व कर लीजिए कि 10 मिली एम्पियर का कितने परसेंट है, 0.5 मिली एम्पियर, मान लेते हैं x%, तो ये x आपको मिल जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर इसका आ जाएगा राइट आंसर। तो करंट का हमें मिल गया 5 मिली एम्पियर या 5% इसको मान लीजिए। तो अब यहां से देखिए हमें पावर का निकालना है, एरर पावर होता है आई स्क्वायर आर, ये स्क्वायर वाला रिलेशन लग गया, यानी यहाँ पे हमें स्क्वायर के एरर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 2 इंटू करंट का एरर हमने निकाला 5 प्लस रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 10, तो ये आ जाएगा 20%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक हमें मीटर दिया गया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है और एक करंट फुल स्केल वैल्यू हमें दी गई है करंट की, और बोला जा रहा है कि इसमें कितना सीरीज रेजिस्टेंस लगा दें कि ये करना शुरू।
है।